हेलो नमस्कार। क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आज चलिए फिर हम पुनः एक नई कक्षा का शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। और जो हमारी क्यूज की जो क्लासेस की तरफ से एक पहल चल रही है JRF 2023 को लेकर के, उसका मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप सभी अच्छे से आनंद ले रहे होंगे और अब मस्ती के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख रखी होगी। और ये जो आपको MCQ है वो सभी के अंदर समान रूप से बहुत उपयोगी होने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आज की कक्षा का। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से, वायुमंडल में धूल के कणों पर जल वाष्प के संघनन से किस सूत्र का आरंभ हुआ? किस सूत्र का आरंभ हुआ? यहाँ पर हालांकि ये बोनस था। गैस तथा वाष्प के अलावा वायुमंडल के कुछ सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म और ठोस कण भी पाए जाते हैं। इनमें धूल कण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनकी स्थिति के कारण वायुमंडल में अनेक घटनाएं घटित होती रहती हैं। जैसे सूर्य से आने वाला किरणों में प्रकीर्णन इन्हीं कणों के द्वारा होता है, जिस कारण आकाश का रंग सूर्योदय तथा सूर्यास्त एवं गोधूलि के समय नैनाभिराम रंग संभव हो पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रकाश प्रकीर्णन है उसका रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। किसकी वजह से? धूल के कणों की वजह से। इसी साइड में जाऊं, ठीक। आगे है आपका नमक तथा धुएं के कण जलवाष्प को आकृष्टित करने के लिए आर्द्रताग्राही नामिक हुआ करते हैं, जिसके चारों तरफ संघनन के कारण जल बूंदों का निर्माण होता है। वर्षा, कोहरा, बादल इन्हीं का फल प्रतिफल है, ठीक है ना। याद रखना, प्रकाश प्रकीर्णन किन की वजह से होता है? जो धूल कण है उनकी वजह से होता है। और जो हमें सूर्योदय, सूर्यास्त और जो गोधूलि मिला है उसमें जो नैनाभिराम रंग देखने को मिलते हैं वो किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? धूल कणों की वजह से। आगे आपका, समुद्र में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कहाँ से हुई है? तो वो महाद्वीपों से। कहाँ से हुई है? महाद्वीपों से। महाद्वीपों की वजह से जो समुद्र है उसमें अधिक लवणता की क्या हुई है? वृद्धि या उत्पत्ति हम कह सकते हैं। समुद्र में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति महाद्वीपों से होती है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी ही है। क्या है? पृथ्वी ही है। प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तथा क्रस्ट का निर्माण हुआ, उस समय क्रस्ट में लवण की मात्रा अधिक थी। क्रस्ट के विघटन तथा वियोजन के कारण अपरदन के कारकों के द्वारा लवण सागर में पहुंचाए जाने लगा। क्या करने लगा? लवण सागर में पहुंचाए जाने लगा। आगे बात करूं मैं, अतः स्पष्ट है कि समुद्र में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति महाद्वीपों से हुई है। बिल्कुल हुई है। इसके अलावा लवणता को प्रभावित करने वाले अन्य कारक निम्न हैं: बाष्पीकरण, स्वच्छ जल की आपूर्ति, पवनों की दिशा, प्रकृति, नदी जल की मात्रा और समुद्री धाराएं। ये क्या सब की सब क्या करती हैं? लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से? बाष्पीकरण, जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति, पवनों की दिशा और प्रकृति और नदी जल की मात्राएं और समुद्री धाराएं। किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा शक्ति पृथ्वी के चारों ओर प्रवाहित होती है? तो किस प्रक्रिया द्वारा होती है? महासागरीय लहरों के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ी सी व्याख्या पढ़ देते हैं। महासागरीय लहरों द्वारा सूर्य की ऊर्जा शक्ति पृथ्वी की चारों ओर प्रवाहित होती है। क्या होती है? पृथ्वी के चारों ओर प्रवाहित होती है। ये लहरें पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं। पृथ्वी का जो संतुलन बना रहता है उसके लिए क्या करती हैं? पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं। टॉर्नेडो आकार यानी विस्तार की दृष्टि से सभी वायुमंडलीय तूफानों में सबसे छोटा होता है, परंतु प्रभाव की दृष्टि से सबसे अधिक प्रलयकारी तथा प्रचंड होता है। टॉर्नेडो प्रचंड रूप से घूर्णन करती हुई वायु के सिस्टम होते हैं, जिनमें ऊपरी वायु, कौन सी? ऊपरी वायु धरातलीय सतह की वायु को तीव्र गति से ऊपर खींचती है। क्या करती है? जो ऊपरी वायु है वो धरातल की वायु को अपनी तरफ क्या करती है? शीघ्र गति से खींचती है, ठीक। आगे है, जिस कारण
उत्यापित वायु के फलस्वरूप संवहनीय अस्थिरता उत्पन्न होती है। क्या होती है? संवहनीय अस्थिरता उत्पन्न होती है। समुद्र की सतह पर किस प्रकार के सेल का अत्यधिक बाहुल्य है? यानी कौन सा सेल है जो पृथ्वी पर अधिक देखने को मिलता है? वो है आपका आग्नेय सेल। कौन सा? आग्नेय सेल। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। समुद्र की सतह पर आग्नेय सेल का अत्यधिक बाहुल्य है। मध्य सागरीय कटक के द्वारा निम्न स्तर समुद्री सतह का विस्तार होता रहता है, जिससे अनवरत रूप से मैग्मा तथा लावा निकलता है और समुद्री सतह का विस्तार होता रहता है। चूंकि आग्नेय सेल का निर्माण तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल से होता है। याद रखना, आपका जो आग्नेय सेल है वो किससे बनती है? जब लावा का, ज्वालामुखी का उद्गार होता है और इससे निकलने वाला जो लावा होता है वो नीचे आकर के जब ठंडा होकर के जम जाता है तो उसके द्वारा क्या हो जाता है? ये आग्नेय सेल का निर्माण। समुद्र की सतह पर सर्वाधिक आग्नेय सेल का विस्तार पाया जाता है। जैसे ये समुद्र है, इसकी सेल पर सर्वाधिक किसका विस्तार पाया जाएगा? आग्नेय सेल का। नेक्स्ट है आपका, आग्नेय चट्टानें अत्यंत कठोर होती हैं तथा रवेदार होती हैं। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। परतें क्यों पाई जाएंगी? जब तरल और तप्त मेग्मा आएगा तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ में ये क्या कर जाएगा? जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो याद रखना, ये एक तो कैसी हो जाएंगी? सख्त हो जाएंगी, और दूसरा इनके अंदर क्या नहीं पाई जाएगी? परत नहीं पाई जाएगी। ठीक, आगे, किस प्रकार की जलवायु अवस्था में अपर्दन की गति अति शीघ्र होती है? तो वो किस में होती है? वो होती है आपके उष्ण और आर्द्र में। क्या होती है? उष्ण और आर्द्र में जलवायु अवस्था में अपर्दन की गति अति शीघ्र होती है। ठीक, उष्ण और आर्द्र जलवायु अवस्था में अपर्दन की गति अति शीघ्र होती है। उष्ण और आर्द्र अवस्था में अपर्दन के कारण अत्यंत प्रभावी सक्रिय होता है। आगे चलते हैं हम। सीप की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सीप की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो ये वायु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा। और जब हम मरुस्थलों को पढ़ते हैं तब देखते हैं हम, वहाँ पर हमें बरखान, सीप, सब्रकाफिज और भी कई प्रकार के, जैसे पैराबोलिक है और समानांतर जैसे निर्माण करती है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, सब्रकाफिज है, ये सभी के सभी क्या देखने को मिलते हैं? बालू के स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7, और ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, और 7 है, प्रत्यानुवर्ती सरिता बहुधा किस दिशा में बहती है? ये आपको बताना है। तो ये बहती है हमेशा मूल अनुवर्ती सरिता की विमुख दिशा में। किस दिशा में बहती है? मूल सरिता की विमुख दिशा के अंदर, अनुवर्ती सरिता की विमुख दिशा में। ठीक है ना, आप इसकी थोड़ी सी पढ़ लीजिए। व्याख्या क्या है कि प्रधान अनुवर्ती सरिता की प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिता को प्रति अनुवर्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति अनुवर्ती। किस दिशा में? जैसे कोई सरिता की प्रवाह है, उस दिशा का अगर विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तो उसे क्या कह देंगे? प्रति अनुवर्ती कहा जाता है। वास्तव में प्रति अनुवर्ती भी अनुवर्ती सरिता ही होती है। वो भी क्या होती है? अनुवर्ती सरिता ही होती है, लेकिन उसका अपोजिट हो जाती है। प्रति अनुवर्ती परिवर्ती से समकोण पर मिलती हैं। ये दोनों कैसे पर मिलती हैं? तो समकोण पर मिलती हैं। जैसे यहाँ से ये आई, यहाँ से ये आई, और ये ऐसे। ठीक, तो ये आपस में आकर के समकोण पर मिल जाती हैं। उदाहरण के लिए शिवालिक श्रेणियाँ निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिताएं प्रति अनुवर्ती हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रधान अनुवर्ती गंगा तथा यमुना की सहायक पूर्व और पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रवर्ती नदियों के समकोण पर मिलती हैं। देख सकते हो आप, जो आपका शिवालिक है, जहाँ से उत्तर दिशा से निकलकर प्रवाहित होने वाली जो सरिता हैं वो अनुवर्ती हैं, क्योंकि वो दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रधान अनुवर्ती गंगा और यमुना जो हमारी नदियाँ हैं उनकी पूर्व पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रवर्ती नदियों के समकोण पर मिलती हैं। आगे, प्रधान अनुवर्ती सरिता की प्रवाह दिशा के अनुरूप दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिताओं को नवानुवर्ती कहा जाता है। याद रखना इसको कि प्रधान अनुवर्ती सरिता के प्रवाह की दिशा के अनुरूप दिशा में प्रवाहित प्रवाह है
अनुवर्ती सरिता के प्रवाह की दिशा के अनुरूप दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिताओं को हम नवानुवर्ती कहा जाता है। ठीक, आगे चलिए। भूमध्य रेखा से ध्रुव बिंदु को गतिशील धरातल हवाओं का काल्पनिक विश्वव्यापी रूप क्या है? आपको बताना है कि विश्वव्यापी रूप क्या है। ठीक, तो ये है आपका डोलड्रम्स व्यापारिक हवाएं, पश्चिमी हवाएं और पूर्वी हवाएं। क्या है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव बिंदु को गतिशील धाराएं हवाओं का काल्पनिक विश्वव्यापी रूप क्या है, वो आपका देखने को मिलेगा डोलड्रम्स। और जब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा से 0 से 5 डिग्री या 10 डिग्री तक का जो क्षेत्र है उसको हम डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में कौन सी देखने को मिलती हैं? हमें यहाँ पर व्यापारिक पवनें या व्यापारिक हवाएं देखने को मिलती हैं, फिर हमें पछुआ पवनें देखने को मिलती हैं और फिर लास्ट में देखने को मिलते हैं हमें पूर्वी हवाएं। ठीक, आगे वे पौधे जो एक ऋतु में जीरोफाइट रूप का व्यवहार करते हैं और दूसरी ऋतु में हाइड्रोफाइट रूप का व्यवहार करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ट्रोपोफाइट। क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट। देखिए, एक ऋतु में तो वो किसका निर्माण कर रहे हैं, किसका रूप धारण करते हैं या व्यवहार करते हैं, तो वो जीरोफाइट का। किसका? जीरोफाइट का। वहीं दूसरी ऋतु आ जाती है, किसका कर रहे हैं? हाइड्रोफाइट। अब जीरोफाइट हाइड्रोफाइट को किस में? ट्रोपोफाइट्स में। ठीक है ना, ऐसे को हम क्या कह देते हैं? ट्रोपोफाइट। यानी वे पौधे जो एक ऋतु में जीरोफाइट्स का व्यवहार करते हैं और दूसरी में हाइड्रोफाइट का, उनको क्या कहेंगे? ट्रोपोफाइट। आगे आपका समुद्र तल पर हवा का दबाव कितना होता है? तो ये कितना होता है आपका? 1034 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है? 1034 ग्राम सेंटी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए थोड़ी सी व्याख्या कर लीजिए। क्योंकि यदि वायु का तापमान अधिक होता है तो वायु दाब कम होता है। अगर वायु का तापमान क्या होगा? अधिक होगा तो क्या होगा? वायु दाब कम होता है। और यदि तापमान कम होता है तो वायु दाब अधिक होगा। दोनों में अपोजिट सिस्टम है। आगे चलिए। खुले समुद्र में उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार पाया जाने वाला अंतर कितना होता है? तो इतना, इसका अंतर कितना होता है? तो इनका अंतर हालांकि इसमें नहीं है और ये आपके बोनस था। इनके अंदर अंतर पाया जाता है 6 मीटर, यानी कि 2 फीट का। कितने का? 2 फीट का। सूर्य तथा चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल सी की रेखा पर होते हैं तो इस स्थिति को युति व्युति या सिजगी कहते हैं। बिल्कुल याद रखना, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, कौन से? सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही सीध में होंगे तो इसे सिजगी भी कहेंगे। यही स्थिति युति कहलाएगी, यही स्थिति व्युति कहलाएगी। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा समकोण स्थिति पर होते हैं। जब भी प्रत्येक माह की क्या होगी? आपके सप्तमी हो या अष्टमी हो, उस दिन ये तीनों के तीनों जैसे ये क्या होते हैं? समकोण पर होते हैं। और इस स्थिति में ही हमेशा कौन से ज्वार आते हैं? निम्न ज्वार आते हैं। और सिजगी, युति, व्युति में हमेशा उच्च ज्वार आते हैं। कब कौन से आते हैं? उच्च ज्वार आते हैं। और ये कब आते हैं? हमेशा पूर्णिमा या मास को। किसको? पूर्णिमा या आपकी अमावस्या को। ठीक, आगे समकोण स्थिति पर होते हैं और अर्थात ये मिलकर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में निम्न ज्वार होता है। ठीक, उच्च ज्वार तो किस में आएगा? जिसमें युति व्युति और क्या होंगी? सिजगी। और निम्न ज्वार किस में आएगा? सप्तमी अष्टमी को समकोण पर होते हैं। उसे ही हम कुबड़ा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कुबड़ा। इजिप्ट नील का दिया हुआ उपहार है, ये वक्तव्य किसका है? इजिप्ट नील का दिया हुआ उपहार है, ये कहा था आपके हेरोडोटस ने, जिन्हें हम इतिहास के पिता के नाम से भी जानते हैं। वह प्रथम भूगोलविद थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। उन्होंने डेनवियो नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी माना था। किसने? हेरोडोटस ने।
आगे, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो वो आपका कौन सा नहीं है? म्यांमार। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, और काठमांडू कहाँ है? नेपाल के अंदर है। ठीक, इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ठीक है, थोड़ा सा मैप से समझने के प्रयत्न करेंगे हम। ठीक, ये हमारा भारत। एक दूसरा श्रीलंका, कौन सा? श्रीलंका। ठीक है, फिर आपका मालदीव, मालदीव। ठीक, फिर इसके बाद में नेपाल, भूटान, फिर पाकिस्तान, और कौन से बात कर रहा है? अफगानिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7, तो वापस से 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और यहाँ पर आपका रह गया बांग्लादेश। ठीक है ना, तो ये 8 सदस्य किस में शामिल हैं? सार्क के अंदर शामिल है। वापस याद करेंगे, देखिए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और कौन सा? भूटान। इसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये सभी के सभी किस में है? सार्क में। इसकी स्थापना कब हुई? 7 से 8 दिसंबर 1985 के अंदर। ठीक है ना। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। बांटू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। कौन सी? बांटू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खरगीज खानाबदोश कहाँ पाए जाते हैं? खरगीज जो खानाबदोश हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है, तो वो कहाँ पाए जाते हैं खरगीज खानाबदोश? तो वो पाए जाते हैं आपके मध्य एशिया में। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया में। और बांटू कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका के अंदर। और अफ्रीका में भी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए, खरगीज खानाबदोश मध्य एशिया के ऊंचे पठारी भूभाग में निवास करते हैं। इसके प्रांत का नाम किर्गिजिया है, जो कि पूर्ववर्ती सोवियत संघ का राज्य है। किर्गिज क्षेत्र के निवासी की भूमि विषमकृति स्थलाकृति की दर है। यह क्षेत्र एशिया महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित है, जो महासागरों से बहुत दूर है। इन लोगों का प्राचीन काल से मुख्य उद्यम पशुपालन है। किर्गिज जनजाति के निवास क्षेत्र में प्राकृतिक घास के बड़े बड़े चारागाह पाए जाते हैं। इसी कारण इन लोगों के पास भेड़ों के बड़े बड़े झुंड पाए जाते हैं तथा दूध देने वाले पशुओं में गायें तथा याक होते हैं। किर्गिज लोगों के वस्त्र ऊन तथा खाल के बने होते हैं। याद रखना, किर्गिज कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। और इनका सबसे बड़ा व्यवसाय क्या होता है? इनका जो बड़े बड़े चारागाह होते हैं, और ये मुख्य रूप से पशुपालन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? तेल है, कोयला है, भूमि है, लोहा है। तो कौन सा है? लोहा खत्म हो गया, वापस नहीं आ सकता। तो एक बार तेल खत्म हो गया, नहीं आ सकता। कोयला नहीं बना सकते हम इतनी जल्दी। ठीक है ना, कई करोड़ों लाखों वर्षों के बाद में दबे रहने के बाद में कोयले का निर्माण होता है। तो भूमि है, जो कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। आगे, गंगा सिंधु के मैदान का उर्वरक होने का क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण है परिवाहित जलोदक, एलुविलियम। थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं इसकी व्याख्या को लेकर। गंगा सिंधु के मैदान का उर्वरक होने का कारण है प्रतिवाहित जलोदक। हिमालय के पर्वत के दक्षिण के सिंधु तथा एवं गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है, जिसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। ये हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार के बीच का सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के अपसादों से निर्मित होता है। ये किससे हुआ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अपसादों से। ठीक है ना, जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। गंगा व सिंधु नदियों के मुहानों के बीच पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर। ये मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर सकरा होता जाता है। पश्चिम से जब पूर्व की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा? सकरा होता जाता है। विशेषताओं के आधार पर इस मैदान को
सबसे पहले देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाबर, तराई, बागर एवं खादर में विभाजित किया है। सबसे पहले तो कौन सा आएगा आपका, बाबर। कौन सा आएगा? फिर उसके बाद में तराई, इसी को हम बोल देते हैं दलदली। क्या बोल देते हैं? दलदली। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होता है, जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उनके अपसादों से जो बनने वाला वो भावर है। और जो आपके जो दलदली इलाका है उसे तराई के नाम से जाना जाता है। और तराई के बाद में आते हैं आपका बांगर और फिर आता है खादर। और खादर को हम नवीन जालौर मृदा के नाम से भी जानते हैं, बांगर को हम पुरानी जालौर मृदा के नाम से जानते हैं। यह नदी का पानी है वो नहीं पहुंच पाता और यहाँ नदी का पानी पहुंचता है और अच्छी फसल का उपयोग होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में काष्ठ नहीं होता, यानी किसके अंदर लकड़ी नहीं होती? लियाना के, झाड़ी के, जड़ी के या वृक्ष के? तो वृक्ष के लकड़ी होती है, झाड़ी के भी लकड़ी होती है, लियाना के भी होती है, लेकिन जो जड़ी है वो खुद एक क्या है, जड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जड़ी बूटी में काष्ठ नहीं होती। जड़ी बूटी का प्राय प्रयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। जड़ी में काष्ठ नहीं होता, जबकि लियामा, झाड़ी और वृक्ष में काष्ठ पाया जाता है। चलिए, किस राज्य में सिंचाई के लिए नहर प्रणाली की सबसे अधिक लंबाई है? तो किसके अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। पढ़िए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहर प्रणाली का सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नहरें भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण साधन है। याद रखना, नहरें हैं जो क्या है, सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ठीक, और भारत की जितनी भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उसका 40% नहरों से सींचा जाता है। कितना? 40%। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए एक प्रवासी कारक है? तो कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए विदेशों से अत्यधिक परिश्रमिक, यानी कि अच्छी पूंजी मिल जाती है कि विदेशों में जाने के बाद में तो लोग वाग क्या कर रहे हैं, विदेशी इंटरनेशनल प्रवास देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत एक देश से दूसरे देश के लिए होने वाला मानव का स्थानांतरण है, यानी एक देश को छोड़ करके दूसरे देश के अंदर जाना। जहाँ से अथवा जहाँ के लिए प्रवास होता है, ऐसे दोनों देश एक ही महाद्वीप तथा अलग अलग महाद्वीप में हो सकते हैं। इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करना अनिवार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए एक प्रवासी कारक विदेश में परिश्रमिक को मिलना है, यानी कि अच्छे क्या मिलते हैं, उनको सैलरी मिल जाती है। मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से आवश्यक है क्योंकि प्रकृति संसाधनों को विकसित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं, इसलिए मुख्य रूप से क्या है, इनका विकास होना चाहिए। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 22 की तरफ। और 22 कह रहा है व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन विकसित हुआ है। तो किस प्रदेशों में है जो व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन विकसित हुआ है? मैं बात करूं जहां पर पशुपालन वहां विकसित होता है जिसके लिए अनुकूलित क्या हो, दशाएं हो। जैसे उनके लिए बड़े बड़े फार्म हाउस हो, चराने के लिए, उनको बांधने के लिए, रखने के लिए उत्तम स्थान हो और उनके लिए चारे की पर्याप्त व्यवस्था हो, तो ये वहीं पर फल फूल सकता है। तो ये कहाँ पर होता है? स्टेपी प्रेरीज एवं स्टेपी प्रदेश में। व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन प्रेरी एवं स्टेपी में विकसित हुआ है। प्रेरी तथा स्टेपी प्रदेशों में बड़े पैमाने पर व्यापारिक पशुपालन का कारण यहाँ पाए जाने वाले बड़े बड़े घास के मैदान है, क्योंकि पर्याप्त चारा है। मंगोलियार्ड प्रजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? पूर्वी एशिया में। कहाँ पर? पूर्वी एशिया में। मंगोलियार्ड प्रजाति पूर्वी एशिया में पाई जाती है और ये एशियाई अमेरिका प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। मंगोलियार्ड प्रजातियों को और किस नाम से जानते हैं? एशियाई अमेरिका प्रजाति के नाम से। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार ये सबसे नवीन और बाद की अल्पाइन प्रजाति है जो इतिहास के आरंभिक काल में एशिया के विशाल केंद्रीय भाग में रहती थी, बाद में पश्चिम में तुर्किस्तान और पूर्व में महाद्वीपीय तटों तक फैल जाती थी। मंगोलियार्ड प्रजाति के अंतर्गत संपूर्ण मानव जाति 1/3 से अधिक भाग सम्मिलित है,
जिनमें से लगभग आधे लोग चीन में हैं। कहाँ पर है? चीन के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन से कोल क्षेत्र में कोयले की तहों से मीथेन गैस के व्यापारिक दोहन की अधिक संभावना की पहचान की गई है? तो किसमें? गोदावरी घाटी में। किसमें? गोदावरी घाटी के अंदर। आगे आपका, किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि के लिए किस प्रकार का केंद्रीय मापन का उपयोग होता है? किसका होता है? गणितीय माध्य का। किसका? गणितीय माध्य का। गणितीय माध्य को समांतर माध्य भी कहते हैं। यह इस माध्य की गणना विधि पर सरल है तथा सदैव निश्चयात्मक होती है। कैसी होती है? सदैव निश्चयात्मक होती है। माध्य का बहुलक के विपरीत गणितीय माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। अपने विशिष्ट बीजगणितीय गुणों के कारण सांख्यिकीय विश्लेषण की अनेक विधियां जैसे अपीकरण, विषमता, सहसंबंध आदि उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपके कहाँ स्थित है? हैदराबाद के अंदर। ये इसरो का क्या है? एक प्रमुख केंद्र है। मंगोलियाड जनजाति खासी विशेषकर कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? मेघालय के अंदर। ठीक है ना? मंगोलियाड जनजाति खासी विशेष प्रकार से मेघालय में पाई जाती है। खासी जनजाति का पेशा सीढ़ीदार खेतों में कृषि करना है। क्या करना है? सीढ़ीदार खेतों के अंदर कृषि करना है, जो नदी की घाटियों और चौरस घाटियों में होता है। भारत में अंग्रेजी राज्य के समय से ईसाई मत के प्रचारकों ने बहुत से खासी आदिवासियों को ईसाई बना दिया था। सबसे याद रखना, खासी विशेषकर कहाँ पाई जाती है? मेघालय के अंदर। किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति की जनसंख्या का जवाब न्यूनतम है? बताइए किस में है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। किस में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मेघालय, मिजोरम तथा असम की अपेक्षाकृत कम जनजाति समूह पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख जनजाति समूह में मेजे, डाफला, अप्तानी है। आगे आपके, चाय के बागान कहाँ विकसित किए जाते हैं? तो कहाँ विकसित किए जाते हैं? ये विकसित किए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रदेशों में। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों के अंदर। चाय के बागान के लिए जो आपके लिए आवश्यक तापमान की आवश्यकता होती है, वो होती है आपके 24 डिग्री से 30 डिग्री का तापमान और 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। ठीक है ना? और प्रमुख उत्पादक राज्य हैं इनमें असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। साल एवं टीक सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके मानसून वनों के अंदर। ठीक है? इसके लिए 200 सेंटीमीटर 100 से 200 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? बारिश होनी चाहिए। और इनकी हम बात कर लेते हैं, इनका विस्तार कहाँ है? तो विस्तार गंगा की मध्य एवं निचली घाटी अर्थात भावर एवं प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के कुछ भागों में मिलता है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं साल, टीक, सागवान, शीशम, चंदन तथा आम। आगे चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? विश्व में खजूर के मुख्य निर्यातक हैं। जो खजूर है इसके मुख्य निर्यातक कौन कौन है? तो मुख्य निर्यातक देश है आपका ईरान। कौन सा? ईरान। ठीक। आगे आपके, जनजातीय लोगों द्वारा स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से की जाती है क्योंकि वो लोग प्रवासिक जीवन चाहते हैं। जैसे वो एक स्थान पर बसे, उसके बाद में पुनः दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या चाहते हैं? प्रवासिक जीवन को जीना चाहते हैं। इस वजह से क्या होता है? हमें स्थानांतरित कृषि देखने को मिलती है। इसको कई देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ तक कि भारत के अंदर भी कई देशों में, कई राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैसा, देपा, दैया मध्य प्रदेश के अंदर जाना जाता है।
और आपके पूर्णम केरल के अंदर जाना जाता है। राजस्थान में इसे वालरा कृषि कहा जाता है। किसी भी प्रदेश में संसाधन का विकास मुख्य रूप से निर्भर करता है, तो किस पर करता है? लोगों की आवश्यकताओं एवं महत्वाकांक्षाओं पर। किस पर? लोगों की आवश्यकताओं एवं महत्वाकांक्षाओं पर। किसी भी प्रदेश में संसाधन का मुख्य रूप से निर्भर करता है लोगों की आवश्यकताएं एवं महत्वाकांक्षाओं को, क्योंकि पृथ्वी पर अथवा अन्य ग्रहों पर एवं उपग्रहों पर पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी है संसाधन कहलाता है। मनुष्य के ज्ञान एवं तकनीक के विकास के साथ साथ नए नए संसाधन अस्तित्व में आते हैं, जिससे संसाधनों की संख्या बढ़ती जाती है। आगे आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। ठीक है, तो प्रति चक्रवात की बात करूं गाल्टन के साथ में, क्षरण के आधार तल किसके साथ में है? गिलबर्ट के साथ में। और पेडोकॉल्स एवं पेडाल पर ये किसके साथ में है? ये आपके मॉरवुड के साथ में। और बसाल सैंपिंग ये है आपके जॉनसन के साथ में। वापस एक बार पुनः दोहराएंगे सभी के सभी। प्रति चक्रवात गाल्टन, प्रति चक्रवात गाल्टन, प्रति चक्रवात गाल्टन, क्षरण के आधार तल गिलबर्ट, क्षरण के आधार तल गिलबर्ट, पेडोकॉल्स तथा पेडाल पर मारवर्ड, पेडोकॉल्स तथा पेडाल कर आपके मारवर्ड, और बसाल सैंपिंग जॉनसन्स। ठीक है, आगे आपके कांग्लोमेरेट चट्टान में क्या अप्रशांसिक है? तो इसके अंदर क्या है? कायांतरण। क्या है? कायांतरण, क्योंकि कायांतरण का अभाव पाया जाता है। निम्नलिखित मुख्य मृदाओं को उनके तहों में मोटाई के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलिए करते हैं उनको व्यवस्थित। तो देखिए यहाँ पर दे रखा हुआ, उनकी मोटाई के अनुसार निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। चरनोज मृदा, फिर चेस्टनट मृदा, फिर लेटराइड मृदा, और फिर एलुवियल मृदा। ठीक है ना, तो चरनोज मृदा, चेस्ट मृदा, लेटराइड मृदा और ओलिविलियल मृदा। हाँ मृदा। ठीक, अब सूची 1 दी गई है और सूची 2 से हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए करते हैं सुमेलित। तो आपको मोनोर्मी है वो उद्यावन से संबंधित है, और भाटा धाराएं समुद्री दिशाओं में बहाल से, समुद्री वेदिकाएं समुद्री तटीय उठान से, और प्रवाल दीप वलय प्रवाल भित्ति से है। किससे? वापस से, मानोर्मी उद्यावन भाटा धाराएं समुद्री दिशा में बहाल से, समुद्रिक वेदिकाएं समुद्र तटीय उठान से, और प्रवाल दीपीय वलय प्रवाल भित्ति से है। आगे फिर वही दिया गया है कि आइसोसोहेल लाइन लवणता, आइसोसोवाल लाइन गति को, आइसोसोहाइट वर्षा को, और आइसोवार दबाव को। ये कुछ लाइनें हैं जो कौन किसका मापन करती है। जैसे आइसोसोहेल लाइन लवणता के लिए, आइसोसोवाल गति के लिए, आइसोसोहाइट वर्षा के लिए, आइसोवार दबाव के लिए। चलिए नेक्स्ट को मिलाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सूची 1 को सूची के 2 के साथ में क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए, लेफिज बोगाज, सिंकहोल्स एवेंस और फिल्सेनमीर हाइड्रो पंचरिंग, और सर्क है आपका किसके साथ में? कोरी के साथ में। कोरी सर्क, कोरी सर्क, कोरी सर्क, फिल्सेनमीर हाइड्रो फ्रैक्चरिंग, फिल्सेनपीर हाइड्रो फ्रैक्चरिंग, सिंकहोल्स एवेंस और लेफिज बोगाज। आगे आपका ये और कारण दिए गए हैं। स्थल मंडल स्टेनोस्फीयर जो उसके नीचे स्थित है, दबाव की स्थिति में व्यवहार में अंतर के आधार पर विभेदित किया जाता है। कारण क्योंकि स्थल मंडल कठोर है किंतु स्टेनोस्फीयर लचीले बहाव के लिए सक्षम है। तो इसके लिए आर और ए दोनों सही हैं और इसकी सही स्पष्टीकरण की व्याख्या भी कर रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं
कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 100 से 200 किलोमीटर तक का जो भाग है वो स्टेनोस्फीयर कहलाता है। ये आर्द्र द्रवित अवस्था में है। पी तथा एस लहरों की गति यहाँ मंद हो जाती है, जिस कारण इसे जोन ऑफ ली वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, जब भूकंपीय तरंगें आती हैं, पी और एस तरंग हैं, तो यहाँ पे आके धीमी हो जाती हैं, क्योंकि ये द्रव अवस्था के अंदर है, गाढ़ा देखने को मिलता है, तो आसानी से वो तरंगें बाहर नहीं आ पाती। बिल्कुल, पी को प्राइमरी तरंग के नाम से और एस को सेकेंडरी तरंग के नाम से। अधिकांश परिवर्तनवादी भूगोलवेताओं के अति शक्तिशाली मार्क्सवादी आधार हैं। परिवर्तनवादी भूगोलवेताओं ने भूगोल विषय को स्थापित करने से गहन पैठ बनाया है। तो बिल्कुल ए आर दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं करता। परिवर्तनवादी भूगोलवेता मार्क्स के सिद्धांतों से सर्वाधिक प्रभावित हैं। उसी कारण इन्होंने अपने सिद्धांत में मार्क्स के विचारों को स्थान दिया है। इनके नवीन विचार ही भूगोल विषय में इनकी पैठ को मजबूत किया है, लेकिन एक स्वतंत्र विषय बनाने का आधार नहीं बन सके। इस तरह कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, और क्या है आपका सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए, समताप मंडल में ऊंचाई के अनुरूप तापमान में वृद्धि होती है। कारण समताप मंडल की ऊष्मता मुख्यतः ओजोन अणुओं के द्वारा सूर्य पराबैंगनी रश्मि के विकिरण के अवशोषण द्वारा होता है। बताइए इसमें कौन सा सही होने वाला है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इसकी तो हमने बात कर ही ली पहले। समताप मंडल में ऊंचाई के अनुरूप तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है क्योंकि समताप मंडल की ऊष्मा मुख्यतः ओजोन अणुओं के सूर्य रश्मि की विकिरणों के अवशोषण द्वारा होता है। प्रारंभ में इसे समतापी माना गया, ऊंचाई के साथ साथ, लेकिन ये क्या हो जाती है, बराबर हो जाता है। आगे बात करूं, गैर परंपरागत ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को सुनिश्चित करना है। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं सुमेलित। देखिए, भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उनकी विभव यानी पोटेंशियल, किसके द्वारा, पोटेंशियल के अनुसार सही क्रम है। तो सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले जैविक, फिर सामुद्रिक ऊष्मा, फिर पवन, और फिर सबसे ऊपर सौर। कुछ भूगोलवेता हैं और उनके द्वारा कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए उनकी बात करते हैं। ठीक, जैसे मैं बात करूं बाइडल डी लॉब्सास, कौन से, बाइडल डी लॉब्सास, इन्हें इंटरफेक्स सिद्धांत का जनक माना जाता है। जॉन ब्रंस को आपके माना जाता है सोशल डिटरमिन्स का, और कॉल रिटर्स को माना जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और फ्रेड रेडजेल को माना जाता है टेरेस्ट्रियल हॉल का। वापस से, फ्रेड रेडजेल को माना जाता है टेरेस्ट्रियल हॉल का, कॉल रिटर को माना जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, और जॉन्स ब्रंस को माना जाता है आपके सोशल डिटरमिन्स का, और बाइडल डी लॉब्सास को माना जाता है इंटरेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित समुद्री जलधाराओं में से प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम जलधारा चुनिए। गल्फ स्ट्रीम जलधारा सुनिए। तो प्रशांत महासागर की, यानी इनका कहने का तात्पर्य यह था कि गल्फ स्ट्रीम के तंत्र के समरूप ही प्रशांत महासागर में क्यूरोशुबो तंत्र है। कौन सा, क्यूरोशुबो तंत्र है। क्यूरोशुबो गर्म जलधारा है। ये ताइवान, फार्शुमा से रिक्यू द्वीपों की तक प्रवाहित होती है। यह धारा अटलांटिक की फ्लोरिडा धारा से समता रखती है, और इसका तापमान है वो 8 डिग्री तथा लवणता है इसकी 35 पर डेसिबल या पर 1000 ग्राम। ठीक, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा पढ़ने के लिए दिया गया है, पर हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है ना, सीधे आंसरों पर ही चलेंगे। निम्नलिखित परिस्थितियों में नदी के प्रवाह मार्ग की आकृति ज्यामितीय होगी। ठीक है ना,
कब होगी ज्यामिति? तो जब होगी जब नदी बाढ़ के समय नया मार्ग बनाती है। क्या करती है नदी? बाढ़ जब आती है उस समय नया मार्ग बनाती है, तब मार्ग की आवृत्ति ज्यामिति हो जाती है। नदी बाढ़ के समय मेयांडर निर्माण करती है। याद रखना, नदी बाढ़ के समय हमेशा कौन सी आकृति का निर्माण करती है? मेयांडर आकृति का। आगे, नदी मार्ग की गहराई एवं चौड़ाई का अनुपात निर्धारित करता है। किस पर करता है? तो नदी मार्ग के आकार पर करता है, नदी मार्ग की आकृति पर करता है और नदी मार्ग की संरचना पर। वापस आकृति, संरचना और आकार तीनों पर ही निर्भर करता है चौड़ाई और गहराई का अनुपात। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नदी की आर्द्र परिमिति का मापन किस प्रकार होता है? तो ये किस प्रकार होता है? नदी का क्रॉस सेक्शन एवं चौड़ाई के आधार पर। नदी की आर्द्र परिमिति का मापन क्रॉस सेक्शन एवं चौड़ाई के आधार पर होता है। वापस से याद रखना, नदी की आर्द्र परिमिति का जो मापन है किस आधार पर होता है? तो ये होता है इसके किस पर? ये परिमिति का मापन क्रॉस सेक्शन एवं चौड़ाई, क्रॉस सेक्शन एवं चौड़ाई के आधार पर नदी की आर्द्र परिमिति का मापन होता है। आधार बहाव किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो कब होता है? जब बाढ़ आती है। बिल्कुल, जब आधार बहाव है वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा? जब क्या होगा? बाढ़ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलमार्ग प्रभावी होता है। जलमार्ग प्रभावी होता है तो ये कब होता है? जब नदी की गहराई छिछली हो, छिछली होती है, यानी छिछली से तात्पर्य ये है कि कम होती है। तो जलमार्ग प्रभावी कब होगा? जब नदी की गहराई छिछली होती है, ठीक है ना, तब इसका प्रभाव अधिक होगा। तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही। सिर्फ 50-50 क्वेश्चंस के कुछ मतलब पेपर थे जो पहले कम क्वेश्चंस के पूछे जाते थे। जैसे आप निरंतरता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस का जो संख्या है वो भी निरंतर बढ़ती जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।